हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट 2025 में क्लास 12 हिंदी का पेपर देंगे उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप 2025 में जो हिंदी का पेपर आएगा उस पर एक वीडियो लेकर आइए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। ऐसे ही 2025 में आपके हिंदी का पेपर आएगा, तो अगर आपका भी टारगेट है कि इस बार हम हिंदी में 100 लेकर आए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। मतलब आप लोग तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या क्या तैयार करना है, कैसे हमारा पेपर आता है, वो मैं आज के इस क्लास में बताऊंगा और ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन भी दूंगा, पूरे पेपर का मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन भी दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि ये हिंदी का एक वायरल पेपर है जो कि 2025 में ऐसे ही आपके हिंदी का पेपर आएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है 2025 हिंदी, यहाँ पे आपका पेपर कोड लिखा रहता है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो पेपर कोड साइड में लिखा रहेगा। अनुक्रमांक आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, अपना नाम लिखना होता है, ठीक है। समय आपके पास टोटल 3 घंटे 15 मिनट होते हैं। पूर्णांक आपका 100 नंबर का होता है, सबको पता है, ठीक है। कुछ निर्देश दिए रहेंगे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक। अब देखिए आपका जो पेपर होता है वो 2 खंडों में होता है, एक खंड का और दूसरा होता है खंड खा। खंड का जो है ये 50 नंबर का रहता है और खंड खा भी 50 नंबर का रहता है। टोटल मिलाकर 100 नंबर का पेपर आपका होता है। पूरा पेपर मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जिस सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए कमेंट करके बता देना। इंग्लिश का चाहिए तो कह दीजिए सर इंग्लिश का पेपर लाइए, जिस सब्जेक्ट का चाहिए उसका आप लोग कमेंट कर देना। तो देखिए हमारा स्टार्ट होता है खंड का। खंड का में सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें आपके 5 नंबर के हिंदी गद्य साहित्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के हिंदी पद्य साहित्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। सबके लिए एक एक नंबर, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर। देखो फर्स्ट का है भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। इसमें से कौन सी पत्रिका है जो कि भारतेंदु युग की नहीं है? तो देखो सरस्वती पत्रिका जो है ये भारतेंदु युग की नहीं है, बाकी तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु युग की ही हैं। तो जो सही आंसर होगा वही आपको लिखना होगा। पेपर को ध्यान से समझ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। खा देखो, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह, इसमें से कौन सा निबंध है जो हरिशंकर परसाई जी का है? तो तब की बात और थी, ये जो निबंध है ये हरिशंकर परसाई जी का है। आपके 12th में हरिशंकर परसाई जी का चैप्टर है, उसको पढ़ लो, उनके जीवन परिचय को पढ़ लो, उनकी रचनाओं को पढ़ लो। मतलब जितने भी लेखक और कवि हैं उनका आपको उनकी रचनाओं को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। गा देखो, द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। मतलब इसमें से कौन से लेखक हैं जिन्होंने द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गुलाब राय। जो बाबू गुलाब राय जी हैं इन्होंने द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य किया है। घा वाला क्वेश्चन देखो, अशोक के फूल निबंध है। अशोक के फूल कैसा निबंध है? तो ये एक ललित निबंध है, आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अंगा नंबर, रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा, मतलब रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये किस विधा की रचना है? तो ये है रिपोर्ताज विधा की ये रचना है। तो 5 क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के, आपको 5 नंबर हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए मिलेगा। देखिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें पूरा पेपर 100 नंबर का पूरा पेपर देखना है, ठीक है। दूसरे का देखो, टार सप्तक का, अब दूसरे का जो क्वेश्चन होगा काखा गघा अंगा, ये आपके हिंदी पद्य साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जैसे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ, मैंने ट्रिक आपको बताया है, सन 1943 ईस्वी में हुआ था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो तो आप लोग सर्च करिए क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943। इसका ट्रिक क्या है याद रखने का? देखो तार सप्तक के आगे ता और रा है, 43 में भी ता और रा है पहले। जैसे 43 जब आप बोलेंगे तो ता और रा इसमें भी आता है, तार सप्तक में भी ता और रा आता है, यानी कि 1943। ये ट्रिक है, ठीक है, याद रखिएगा। खा देखो, वीर गाथा काल की विशेषता है। वीर गाथा काल की विशेषता क्या होगा? नाम से यह स्पष्ट है, वीर गाथा काल। तो इसकी विशेषता होगी
इसकी विशेषता क्या होगी, युद्धों का सजीव चित्रण, क्योंकि वीरता हम युद्ध में ही दिखाते हैं। ठीक है, ग देखो, रीत मुक्त काव्य के रचनाकार हैं। रीत मुक्त काव्य के रचनाकार कौन है इसमें से, तो वो आपके हैं घनानंद जी। ये रीत मुक्त काव्य के रचनाकार हैं। घ नंबर, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या, मतलब कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो टोटल 15 सर्ग हैं। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अंगा नंबर, निम्न में जयशंकर प्रसाद की काव्य कृत कौन सी है, इसमें से कौन सी रचना जो जयशंकर प्रसाद जी की है वो है चित्राधार। तो ये आपका काखा गघा अंगा करके 5 क्वेश्चन और हो गए। तो टोटल 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, आगे आगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जैसा पेपर आता है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ये होता है हिंदी का गद्यांश। देखो आपके हिंदी में जो चैप्टर है हिंदी गद्य में, उसी से रिलेटेड गद्यांश आता है, 10 नंबर का पूरे आएगा। ये इजी होता है, क्यों देखो। तीसरा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको ये गद्यांश दिया है यहां से यहां तक, और इसी गद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। पांचों का आंसर दो तो 2 नंबर के एक क्वेश्चन है, आपको 10 नंबर टोटल मिलेगा। मान लीजिए बाय द वे आपको ये गद्यांश नहीं पता, तो यहाँ पे अथवा लगा रहेगा, वो नहीं पता है तो आप इसको कर सकते हैं। देखो ये आपको दिया गया, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, वही सेम प्रोसेस। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक आप करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको पढ़ते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है, शास्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाम्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घातों का निर्माण होता है। ये किस चैप्टर का है मैं आपको बता दूं, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया, और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर आप गद्यांश पर वीडियो बना दीजिए, गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट करके अपनी इच्छा को जाहिर करें। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। संदर्भ आपको लिखना है तो लिख दो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य के, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप पाठ से अवतरित है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ऐसे लिख दो, मैं आपको बताऊंगा लिखने का तरीका, बस आप लोग कमेंट करना जितना हो सके, और इस वीडियो को लाइक करना। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो है इसकी आपको व्याख्या लिखनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो इसकी व्याख्या आपको अपनी तरफ से थोड़ा बढ़ा चढ़ा के अच्छे से लिख देना, इससे रिलेटेड आपको नंबर मिल जाएगा। तीसरा, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, तो जन का प्रवाह अनंत होता है, यही लिख दो। ठीक है, चौथा, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, तो देखो यहां पे लिखा है जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ऐसे आपको लिख देना है। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा, तो यहां पे लिखा है देखो, जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घातों का निर्माण करना होता है। मतलब कर्म और श्रम के द्वारा ही उत्थान के घातों का निर्माण होगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा, इसी गद्यांश में। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी हम पूरा पेपर देख लेते हैं। अभी हिंदी व्याकरण में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, टेंशन मत लेना, सब कुछ हम समझेंगे। ठीक है, अब दूसरा भी इसी से रिलेटेड है। रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, ये अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ऐसे आप लोग यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से एक ही करना होगा। आगे मैं आपको समझाऊंगा, आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे आपका गद्यांश पूछा जाता है वैसे ही इसमें पद्यांश भी आता है। जैसे गद्यांश जो होगा वो हिंदी गद्य के चैप्टर से आएगा, जो पद्यांश होगा वो हिंदी पद्य के चैप्टर से आएगा। देखो जैसे दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 10 नंबर का ये भी आता है। देखो जैसे, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यो बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। मतलब ये हमारे पवन दूती का पाठ से लिया गया है। ये हिंदी पद्य में हम लोग चले गए, और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी। मतलब जो राधा जी हैं वो पवन से कहती हैं, वायु के द्वारा, क्योंकि श्री कृष्ण जी मधुबन चले गए हैं, तो राधा जी पवन के द्वारा संदेश भिजवाना चाहते हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। मतलब कोई अगर लतिका
धरती पर पड़ी हो जो सूख रही हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम केला गिराना। तो तुम श्री कृष्ण जी के पाँव के पास उसको गिरा देना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता, और ये बताना उनसे कि आपकी विरह से वंचित होकर मेरा होता अतिमलिन और सुख ते नित्य जाना, कि आपकी विरह से, आपके बिछड़ने से राधा जी भी इसी लतिका की तरह सूखती जा रही हैं। ठीक है, मेरा होना अतिमलिन और सुख ते, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, और कोई पत्ता अगर पीला पड़ रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाओ उसे ही। तो श्री कृष्ण जी के आंखों के सामने उसे लाना और बताना, धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें ये बताना कि धीरे धीरे उसको रख कर ये बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा, कि उनके दुख से, उनके जाने के दुख में राधा जी भी उसी की भांति पीली पड़ती जा रही है। मतलब ये आपके चैप्टर में है, वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आपको संदर्भ लिखना होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के, ठीक है, हिंदी पद्य के पवन दूतिका नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पर क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पद्यांश शुभम लेक्चर, तो आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, वहां से देख सकते हैं। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो रेखाएं हैं इसकी व्याख्या करना है। तीसरा, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने को कहती है। मतलब वो कहती है कि पृथ्वी पर जो लता पड़ी हुई है उसको श्री कृष्ण जी के पांव के पास, उनके पैरों के पास ले जाकर गिराना, और ये बताना कि आपके विरह, आपके बिछड़ने के विरह में राधा भी इसी की भांति सूखती जा रही है। ठीक है। चौथा, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं। तो वही मैंने बताया, सूखी लता से राधा श्री कृष्ण को संदेश देना चाहती हैं कि उनके जाने से राधा जी भी उसी सूखी लता के भांति सूखती जा रही हैं। ठीक है। और पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है। तो पीले पत्ते को इसलिए श्री कृष्ण जी के सामने लाना चाहती हैं क्योंकि वो बताना चाहती हैं कि उनकी विरह से पागल होकर श्री राधा जी जो हैं वो भी इसी पत्ते की भांति पीली पड़ती जा रही हैं। ठीक है, तो यही आपको करना होगा। ठीक, ऐसे ही इसमें भी ऑप्शन होते हैं, जैसे उसमें गद्यांश में थे ऐसे इसमें भी ऑप्शंस होते हैं। देखो इसमें क्या ऑप्शन है, अथवा लगा हुआ है, वो नहीं पता है तो आप इसको कर दो। चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर, सत्वर सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सा रही बिचल, लो पाले चढ़ी उठा लंगर मृद मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी किसी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। ठीक है, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलित निर्भर, ये आपका है। ठीक है, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, वही सेम प्रोसेस में आगे सारी चीजें आपको बताऊंगा। वैसे ये नौका बिहार चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, तो ये भी आपको दोनों में से जो आपको पता हो वो कर सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी पेपर को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं जीवन परिचय पर। 5वें का निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करो। अधिकतम शब्द सीमा 80, मतलब आपको 80 शब्दों में लगभग लिखना है, इससे कम नहीं होना चाहिए। 5 नंबर आपको मिलेगा। मतलब 3 लेखक दिए जाएंगे, जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर प्रसाद। यही 3 इंपॉर्टेंट भी हैं, ये ध्यान रखना, यही 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन तीनों में से किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना लिखनी है। ठीक है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, वैसे मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। जिस भी लेखक का आपको चाहिए आप सर्च कर सकते हैं, बस पीछे शुभम लेक्चरर लगा देना। तो ऐसे लेखक का और कवि का भी आता है, जैसे लेखक है 3 दिए गए तो कवि भी आएंगे 5 नंबर के। तो निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, 5 नंबर का ये भी रहेगा, जैसे मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए आपको उनकी रचनाओं को लिखना है। आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पर, जैसे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, किसी का भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर का जीवन परिचय आएगा, 5 नंबर लेखक का, 5 नंबर कवि का, हो गया। अब आते हैं 6 नंबर पे, कहानी पे। देखो ध्रुव यात्रा या लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, 5 नंबर अथवा लगा है। पंचलाइट या ध्रुव यात्रा कहानी के तत्व लिखिए, यानी कि सारांश लिखिए, शब्द सीमा 80 रहेगा। देखो कहानी में मैंने आपको बताया पंचलाइट, बहादुर और ध्रुव यात्रा, ये 3 कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोगों को पढ़ लेना है। ये 5 नंबर आपका कंप्लीट होता है, छोटी छोटी कहानी है, बस वही पढ़ना है, 5 नंबर आपका कंप्लीट रहेगा। 7वां टॉपिक देखो क्या है इसमें हमारा, ये खंड का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, हमारा 45 नंबर का पेपर हो गया, 5 नंबर ये 50 नंबर का टोटल खंड का होता है।
देखो, स्वापठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80। देखो, जैसे मुक्त यज्ञ खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा लगा हुआ है, नहीं पता तो आपको मुक्त यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसी टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि देखो, ये जिला वाइज होता है। जैसे आप यूपी से हैं तो यूपी में कई जिले हैं, तो कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ होगा, किसी में सत्य की जीत होगा, किसी में रश्मि रथी, किसी में आलोक वृत्त, किसी में त्यागपथी, किसी में श्रवण कुमार। ठीक है, आप किस जिले से हैं और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है, आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना, मैं जान जाऊंगा। जैसे हमारे यहाँ त्यागपथी है गोंडा जिले में। ठीक है, तो ऐसे ही आप जिस जिले से हैं वहां पे वो होगा। नहीं पता तो आप अपने सर, हिंदी वाले सर से भी पूछ सकते हैं, और आपके बुक में भी शायद दिया होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है। ठीक है, तो ये स्वपठित होता है, खुद पढ़ना होता है। तो ये 50 नंबर का आपका पेपर हो गया। देखो, 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर का कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य। टोटल देखो 10 10 10 30 30 10 40 40 10 50 नंबर का पेपर हो गया, खंड का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं खंड खा पे। देखो, यहां से खंड खा स्टार्ट होता है। खंड खा में सबसे पहले आपका हिंदी संस्कृत का क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक गद्यांश रहेगा। देखो, 8वें का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। मतलब आपको संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा, उसका संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे देखो, ये अतीते प्रथम कल्पे जना एकाम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कार्य परिपूर्णम पुरुषम राजानुकुर्वम। ठीक है, ये आपका है। ये किस चैप्टर का है? ये आपका चैप्टर जातक कथा। जातक कथा में एक उल्लूक जातकम है शीर्षक, उसी से ये लिया गया। तो आपको संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इसमें बता रखे हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक का, उसमें मैंने इसको बताया था। ठीक है, तो ये आपका होता है। नहीं पता तो अथवा लगा है। देखो, महापुरुष लौकिक प्रलोभनेश बद्धा नियत लक्ष्य यांत कदापि प्रश्यन्ति, ये आपका महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको दोनों में से एक करना होगा। कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक एक करके मैं आपको सबको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये भी फिक्स होता है। 2-3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे संस्कृत भाषा महत्वम, जातक कथा, महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांत। ये 3-4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आते हैं। ठीक है, अब ये जो है भैया, ये 7 नंबर का आता है, ये भी ध्यान रखना। ऊपर मैंने बताया कि नहीं बताया, ये 7 नंबर का आता है। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे संस्कृत में गद्यांश आया, ऐसे ही संस्कृत में देखिए पद्यांश या श्लोक बोलते हैं इसको। तो दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर, और ये फिक्स होता है। देखो, जैसे सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। तो सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। अगर आप लोग सोचें कि मैं बैठा रहूं, पढ़ूं ना, घूमूं टहलूं और हम पास हो जाएं बहुत अच्छे नंबर से, तो ऐसा नहीं हो सकता। सुख चाहते हैं तो विद्या त्याग देना, ठीक है, और विद्या चाहते हैं तो सुख त्याग देना। अथवा लगा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रया कलहेनवा। मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनका जो समय है वो काव्य शास्त्र ये सब पढ़ने में बीतता है। ठीक है, जो मूर्ख हैं उनका समय झगड़ा करने सोने में बीतता है। तो एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी हमारे हिंदी संस्कृत में, इसी चैप्टर से श्लोक आते हैं। ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैप्टर के सारे श्लोक पढ़ लेंगे, आपका ये 7 नंबर कंप्लीट, ये फिक्स है 100%। 1-2 और चैप्टर हैं जिसके एक एक श्लोक है, उसको भी पढ़ लीजिएगा, आपका ये एकदम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और फिक्स होता है टॉपिक। हिंदी में बहुत सारी चीजें फिक्स हैं जो मैंने आपको बता रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है यह है मुहावरे एवं लोकोक्ति। अब हिंदी व्याकरण पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आपको 4 मुहावरा या लोकोक्ति दिया गया, सिर्फ एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है, 2 नंबर। जैसे फर्स्ट है आंखों का तारा होना, इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय होना, आपको अर्थ लिखना होगा। फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डाल के आप लिख देंगे कि राम कौशल्या की आंखों के तारे थे, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। बस आपका ये क्वेश्चन उस वाक्य में आना चाहिए, तभी उसको सही माना जाएगा। दूसरा 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना। ठीक है, जैसे चोर को देखकर पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। ठीक है, तीसरा घर फूंक तमाशा देखना। मैं सारा आपको बता दे रहा हूं, लेकिन करना तो एक ही है। घर फूंक तमाशा देखना यानी कि अपनी ही हानि पर आनंदित होना या हंसना। चौथा लाल पीला होना यानी कि क्रोधित होना। ठीक है, तो चारों में से एक ही करना है, आप कर सकते हैं। 10वां टॉपिक, ये आपठित गद्यांश है, इसको समझना होगा। देखो
निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही विकल्प चयन कीजिए 5 नंबर। मतलब आपको एक गद्यांश दिया जाएगा अपठित, उसको पढ़ना होगा थोड़ा बड़ा सा, और उसके नीचे क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर लिखना होगा। अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है, सब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। देखो जैसे इसको पढ़ते हैं पहले। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, वो काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। मतलब ये जो दिया गया है आपठित गद्यांश, ये जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, जिसको पढ़ना चाहिए, बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, वो काम करते हैं, बाल श्रम से रिलेटेड दिया गया है, ठीक है। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वाले एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी संबोधित करना चाहिए। हमारे घरों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में ये अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेलकूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर पर सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन न छिन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। उस आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे जिनको पढ़ना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, अपने दिमाग को विकसित करना चाहिए, उनको काम करवाते हैं लोग, उसी से रिलेटेड ही है, बाल श्रम से। अब देखो इसके नीचे 5 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है। देखो गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है, लोग कैसे सोचते हैं बाल श्रम को समाप्त करना। फर्स्ट है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है। सेकंड है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल जनता का दायित्व है। थर्ड है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। फोर है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल अभिभावकों का दायित्व है। तो आजकल लोग सोचते हैं कि बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। ऐसा लोग मानते हैं कि जो बच्चे छोटे छोटे काम कर रहे हैं इनको रोक सकती है सिर्फ सरकार। लेकिन भैया सरकार घर घर नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। सरकार का दायित्व नहीं, ये हम सभी का दायित्व है। देखो यहाँ पे लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी भूल है लोगों की। घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिकों को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं, क्यों आखिर? फर्स्ट है, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। सेकंड है, हम जागरूक बनना नहीं चाहते। थर्ड है, हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते। फोर्थ है, हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। बिल्कुल हम संवेदनशून्य हो चुके हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं कारखानों में, होटलों में, और हम देख रहे हैं, यानी कि हम संवेदनशून्य हो चुके हैं, ठीक है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। फर्स्ट, क्योंकि बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। दूसरा, बाल श्रम के कारण वे जल्दी बड़े हो जाते हैं। थर्ड, बाल श्रम के कारण बच्चों को घर पर ही रहना पड़ेगा। चौथा, बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय आना नहीं पड़ेगा। तो भैया बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं तो बचपन उनका छिन जाएगा, जिसमें वो खेलना कूदना चाहिए उसमें वो काम करते हैं। बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है। फर्स्ट है, जागरूकता का अभाव। सेकंड है, निर्धनता और भुखमरी। थर्ड है, शिक्षा का अभाव। फोर्थ है, लोगों की मनोवृत्ति। तो भैया निर्धनता और भुखमरी, गरीबी और भुखमरी जो है यही बच्चों को बाल श्रम के लिए विवश करता है। भाई मेहनत तो क्यों करवाते हैं, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारे बच्चे काम करें, लेकिन जब उनके पास पैसा नहीं होगा, भुखमरी रहेगी, निर्धनता, गरीबी रहेगी तो करना ही पड़ेगा। कोई नहीं चाहता, ठीक है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुख में नहीं देखना चाहता, ठीक है। लेकिन मजबूरी, पेट
अंगा नंबर। बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान होता है? फर्स्ट है, बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के सभी लाभों से दूर रखता है। सेकंड, लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। थर्ड, बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। फोर्थ, बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। बिल्कुल, बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। अगर लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, देश का नाम होगा। अगर छोटे छोटे बच्चे काम करेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे और देश का नाम कैसे होगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं पता, मान लीजिए आपको ऊपर वाला तो अथवा लगा है, ये दूसरा दिया गया है, आप इसको कर सकते हैं। मान लीजिए वो वाला नहीं पता है तो आप दूसरा कर सकते हैं। इसके नीचे भी काखा गाघा अंगा करके देखो 5 क्वेश्चन है, ये आपको करने होंगे। ठीक है, बस हो गया। 11 का देखते हैं। देखो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखो। ये सब हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है, मतलब आपको शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। देखो फर्स्ट है पुरुष, परुष, इसका सही अर्थ क्या होगा? जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। तो का है नर और नारी, खा है आदमी और फरसा, गा है पुरुष और पैसा, घा है आदमी और कठोर। तो भैया इसका घा वाला ऑप्शन सही होगा। पुरुष का मतलब आदमी, परुष का मतलब कठोर, तो ये इसका सही आंसर होगा। मतलब इसका जो सही अर्थ होता है वो आपको ढूंढकर लिखना होता है। दूसरा जलज, जलद, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा बादल और कमल। देखो जलज का मतलब होता है बादल, जलद का मतलब होता है कमल। ठीक है, उल्टा तो नहीं हो गया। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो भी इसका होगा। ठीक है, समझ में आया? तो जो भी हो गया इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे दोनों में डाउट है, का और खा में। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो खा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, 2 नंबर। मतलब कर, कनक, अंबर, ये शब्द दिए गए हैं। किसी एक के आपको 2 अर्थ लिखना है। जैसे देखो कर को हम टैक्स भी लिखते हैं, किरण, हाथ, कार्य, ओला, मतलब इसके कई नाम है। कर को हम टैक्स भी बोलते हैं, किरण, हाथ, आपको 2 ही लिखना है, मैं 3-4 बता रहा हूं। दूसरा कनक, कनक को हम सोना, धतूरा, गेहूं का आटा बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा अंबर, अंबर को हम वस्त्र, आकाश बोल सकते हैं। बस यही लिखना है। गा देखो, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करो। फर्स्ट है, जिसकी सीमा ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? जिसकी सीमा ना हो उसको हम असीम बोलते हैं। जिसकी कोई लिमिट ना हो उसको अनलिमिटेड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो उसको हम अजात शत्रु बोलते हैं। बस यही सब आपको करना होगा, कुछ खास इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट देखो घा वाला। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर का आएगा। जैसे फर्स्ट है, मेरे को विद्यालय जाना है। ठीक है, मेरे को विद्यालय जाना है, इसमें गलती होगी। वाक्य संशोधन का मतलब ही होता है वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। वाक्य में गलती होगी उसको सही करके लिखो। मेरे को विद्यालय जाना है, ये गलत है। मुझे विद्यालय जाना है, ये लिखिएगा आप, मुझे, मेरे को नहीं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग शब्दों में ध्यान दें। दूसरा, उनके अनेकों नाम है, नहीं, उनके अनेक नाम है। देखो अनेक जो है ये खुद में बहुवचन है, अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा, वो दंड देने योग्य है, इसके जगह पर आपको लिखना है वो दंड पाने योग्य है। ठीक है, चौथा, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, नहीं, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। देखो शुद्ध गाय का दूध नहीं, गाय शुद्ध नहीं है, दूध शुद्ध है, तो दूध के साथ आपको शुद्ध लिखना है। तो यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक है, ये आपको लिखना है, बस हो गया। 12 नंबर टॉपिक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी फिक्स होता है। 12 का हास्य रस अथवा शांत रस के अस्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखो, 2 नंबर। खा, रूपक अलंकार और संदेह अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखो, 2 नंबर। चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण उदाहरण लिखो, 2 नंबर। मतलब इनका नाम है रस, छंद, अलंकार, ये टॉपिक का नाम है। ये आपको 6 नंबर देकर जाते हैं। और मैंने एक वीडियो आपको दिया है, यूट्यूब पे सर्च करना, रस, छंद, अलंकार शुभम लेक्चरर। उसमें मैंने जितने भी रस हैं, जितने भी छंद हैं, जितने भी अलंकार हैं, सबको बता रखा है। अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे आपका 6 नंबर कंप्लीट। और ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का वीडियो होगा, जाकर देख लो भैया, आलस मत करो। ठीक है, 13 नंबर पे आते हैं हम लोग, उसको देख लेना, सब बताया मैंने। 13 नंबर पत्र लेखन। अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने हेतु तो नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखो, 6 नंबर का आता है। नहीं पता तो अथवा लगा है। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के बैंक प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखो। तो दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको पत्र लिखना है, 6 नंबर आपको मिलेगा। पत्र कैसे लिखते हैं ये आप समझिए, टॉपिक तो कोई भी आ सकता है, लिखने का तरीका समझो। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा, कमेंट कर देना। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक होगा 14 नंबर। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो, 9 नंबर का आएगा। जैसे फर्स्ट है मेरा प्रिय कवि, सेकंड है स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता, थर्ड है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, फोर्थ है आतंकवाद समस्या और समाधान, फिफ्थ है भारतीय समाज में नारी का स्थान। 5 में से किसी एक टॉपिक पर आपको
निबंध लिखना है। वैसे निबंध का मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दिया, आप लोग सर्च कीजिए क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। और मैंने उस वीडियो में निबंध कैसे लिखते हैं, कौन कौन सा हेडिंग डालते हैं, सब कुछ मैंने बताया है, तो जाकर देख लो, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। पूरा पेपर हमारा हो गया, खंड का प्लस खंड खा, 2 खंड में डिवाइड था। 50-50 नंबर का हमारा पूरा पेपर था, 100 नंबर का हमारा पेपर ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आएगा 12th हिंदी का पेपर भैया, इस बार हमें आग लगा के आना है। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।